ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 9वीं कड़ी, महासागर वायुमंडल परिवर्तनशीलता। बदलती फिजा में खुद को बदले, असर देखने को घर से निकले, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। दादी दादी दादी, आप कहाँ हैं? मोलू, बेटा मोलू, मैं यहाँ हूँ। दादी क्या हुआ? क्या चाहते हो तुम? दादी, मैं आपसे एक सुंदर कहानी सुनना चाहता हूँ। याद रखें, आपने मुझे परीक्षा खत्म करने के बाद कहानी सुनाने का वादा किया था। हाँ, याद है। हाँ दादी, तो अब मेरी परीक्षा खत्म हो गई है और अब मैं एक आजाद पंछी हूँ। ठीक है मोलू, ठीक है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन भाई पहले मुझे एक घूंट पानी तो पी लेने दे। ठीक है दादी, पी लो। अब तैयार? हाँ, अब सुनो। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है। नाम था उसका नोहा। ओके। नोहा एक नेक इंसान था। वो अपने परिवार के साथ समुद्री तट पर रहता था। एक सुबह हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए जाने की बजाय उसने एक नाव बनाना शुरू किया। नाव? हाँ, एक विशाल संदूक। लेकिन क्यों? क्यों? हर कोई नोहा से एक ही सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और एक दिन अचानक उसे राजा का बुलावा आया। हाँ, राजा का बुलावा। नोहा, जी हुजूर। मुझे अपने सैनिकों से पता चला है कि तुम एक विशाल नाव बना रहे हो। जी हुजूर। लेकिन क्यों इतनी बड़ी नाव? क्या तुम ये नाव हमारे दुश्मन के कहने पर बना रहे हो? नहीं हुजूर, शत्रु द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के द्वारा। ईश्वर? हाँ, क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? नहीं हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान मेरे सपने में आए और मुझे बताया कि 1 महीने के भीतर एक बड़ी बाढ़ आएगी, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और तट पर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा हुजूर। यही कारण है कि तुम विशाल नाव बना रहे हो? देखो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मेरा विश्वास कीजिए हुजूर, मुझे खेद है, लेकिन मैं हमारे राज्य को लेकर चिंतित हूँ। राज्य के बारे में चिंता मत करो नोहा, मैं इसकी देखभाल करने में काफी सक्षम हूँ। बेहतर ये होगा कि तुम अपना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हुजूर। फिर दादी? राजा को नोहा के सपने पर भरोसा नहीं था। क्यों? उनके अनुसार नोहा तो मूर्ख था और बकवास चीजों पर समय बर्बाद कर रहा था। तो आगे क्या हुआ दादी? अरे मोलू, नोहा मूर्ख नहीं था। 1 महीने के बाद समुद्र में एक चक्रवात बना। हाँ। ये एक विशाल चक्रवात था जिसका अनुभव नोहा ने पहले कभी नहीं किया था। समुद्र में गर्जन हो रहा था और अपनी ऊंची लहरों के साथ वो आगे आगे बढ़ रहा था। फिर इसके बाद जोरदार बारिश होने लगी। बारिश? कुछ ही समय में नोहा की बड़ी नाव को छोड़कर सब कुछ
जलमग्न हो गया। सब डूब गया। नोहा ने अपनी नाव में संदूक जैसा एक कमरा बना रखा था। अच्छा। वो और उसका परिवार उसके अंदर चले गए। हाँ, नोहा उन सभी लोगों को ले गया था जो उसके साथ आना चाहते थे। इनमें कई जानवर भी थे जिन्होंने नोहा की नाव में शरण ली। ये अच्छा हुआ। समुद्र ने अपना उग्र स्वभाव दिखाया और अपने पानी के नीचे सब कुछ ले लिया। केवल वो ही बच पाए जो नोहा की नाव में आ गए थे। दादी, ये कैसी कहानी है? ये तो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, बल्कि एक मिथक जैसी लग रही है। मोलू, ये हमारा सौभाग्य है कि कहानी वास्तविकता में नहीं बदल रही है। लेकिन हाँ, अगर हम इसी तरह जीते रहे तो ये कहानी मिथक नहीं रह जाएगी। क्या मतलब दादी? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मोलू, मेरे कहने का मतलब है कि भविष्य में यही कहानी वास्तविकता में घटित हो सकती है। ये कैसे संभव है दादी? आप सपने में भगवान के आने के बारे में बात कर रहे हैं और आखिरकार ये सपना सच हो रहा है। दादी, हम स्मार्टफोन के युग में जी रहे हैं, देवी देवताओं के पौराणिक युग में नहीं। हाँ, जानती हूँ मोलू, सब जानती हूँ। लेकिन समझने की कोशिश करो। क्या? कहानी में ईश्वर और कुछ भी नहीं है, बस हमारी प्रकृति, हमारा परिवेश है। अब अगर हम प्रकृति की बात नहीं मानते हैं तो जाहिर है कि हमें इसके लिए भुगतान करना होगा। और मोलू, हमें भारी भुगतान करना होगा। दादी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आया? अच्छा, हाँ सुनो। लगभग हर हफ्ते अखबार में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समाचार आते हैं। हाँ। आते हैं ना? हाँ। हमने निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम का सामना करना शुरू कर दिया है। बारिश देर से होती है, गर्मियाँ जल्दी शुरू हो जाती हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मोलू, भविष्य में एक और गंभीर घटना घटित होगी। गंभीर? वो क्या है दादी? विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वर्तमान दर से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है ना, तो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलेगी। पानी चारों तरफ फैल जाएगा और समुद्र का स्तर काफी बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप कुछ द्वीप, तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएंगे। हे भगवान! हाँ, तो अब तुम्हें भगवान याद आ रहे हैं? दादी, अब आप मेरा मजाक ना उड़ाएं। मैं आपकी बात समझ गया। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो प्रकृति की सुनो। नोहा की तरह बेहतर भविष्य के लिए तैयार रहो। हाँ दादी, ये तो सही बात है। हाँ, एक और सही बात कहूँ? अब अपने बिस्तर पर जाओ। बहुत देर हो चुकी है। बेहतर काम करने के लिए आपको बेहतर नींद भी लेनी चाहिए। ठीक है दादी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मोलू, शुभ रात्रि बेटा। तो रिया जी, आप हमारे इस मिशन के बारे में क्या महसूस करती हैं? क्या ये सफल होगा? सर, मैं मिशन की सफलता के बारे में अनुमान नहीं लगा सकती। ये आपका काम है। सो तो मिशन का सारा दारोमदार कैप्टन पर है और इस जहाज के दूसरे प्रभारी के रूप में आप पर निर्भर करता है। ये तो आपने सही कहा। लेकिन सर, जलवायु विशेषज्ञ होने के नाते मैं जलवायु परिस्थितियों का विश्लेषण कर सकती हूँ और निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों का सही पूर्वानुमान लगा सकती हूँ। ये निश्चित रूप से हमारे मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में हमारी मदद करेगा। हाँ रिया, आप हमें शानदार जानकारियां प्रदान कर रही हैं। मौसम वैज्ञानिक के काम की मैं हमेशा सराहना करता हूँ और प्रशंसा भी करता हूँ। शुक्रिया सर। और ये मैं मानता हूँ कि ये एक कठिन काम है। हाँ सर, ये वास्तव में काफ़ी कठिन काम है क्योंकि प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। हमसे हजारों किलोमीटर दूर समुद्र या समुद्र में एक अशांति यहाँ के मौसम को प्रभावित कर सकती है। सच में? जी हाँ, वास्तव में महासागर जलवायु क्षेत्रों को आकार देने में एक मौलिक भूमिका निभाता है जिसे हम भूमि पर देखते हैं। वो कैसे? ये इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक हिस्सा महासागरों के कब्जे में है।
इसलिए ये स्पष्ट है कि महासागर पृथ्वी पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 3/4 हिस्सा अवशोषित करता है। बात तो सही है। सर, इसके अलावा पानी में उच्च ताप क्षमता होती है, जिसका अर्थ है कि यह धीरे धीरे गर्म होता है और यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। हाँ, सो तो सही है। सर, साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गर्मी उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से निचले तापमान वाले क्षेत्रों की तरफ बहती है। दिन में पानी आमतौर पर आसपास की ज़मीन और हवा की तुलना में कम तापमान पर होता है, इसलिए पानी में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। रात में पानी अक्सर अपने परिवेश से अधिक गर्म होता है, लेकिन ऊर्जा धीरे धीरे पानी से दूर स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब रिया जी, ये तो मुझे पता ही है। जहाज का मुख्य अधिकारी होने के नाते मुझे इतना तो पता होना ही चाहिए। माफ कीजिएगा सर, अब मैं आपको कम नहीं आंकना चाहती थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब मुझे कहानी पूरी करने दीजिए। देखिए, जब समुद्र का तापमान हवा के तापमान से अधिक गर्म होता है तो महासागर चालन, संवहन और विकिरण द्वारा इसके ऊपर और पास के भूमि क्षेत्रों में हवा को गर्म करता है। जी, समुद्र में संग्रहित ऊर्जा की महत्वपूर्ण मात्रा को समुद्री हवा की मदद से अंदर लाया जा सकता है। जी। क्या मैं सही हूँ रिया जी? हाँ, बिल्कुल सर, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब आप कहानी को पूरा कर सकती हैं रिया जी। लेकिन मुझे एक और कप चाय लाने दीजिए। मैं आपके लिए भी एक कप चाय लाऊंगा। हाँ जी। और आप अपनी कहानी जारी रखिए। ठीक है। तो सर, मैं कह रही थी कि महासागर केवल सौर विकिरण को अवशोषित नहीं करता है, ये दुनिया भर में गर्मी वितरित करने में भी मदद करता है। सुन रहा हूँ। महासागर का पानी लगातार वाष्पित हो रहा है, जिससे आसपास की हवा के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होती है, और इसी वजह से बारिश और तूफान बनते हैं, जो हवाओं की मदद से दूर दूर तक जाते हैं सर। जी हाँ रिया जी, वास्तव में जो भी वर्षा भूमि पर गिरती है वो समुद्र से ही शुरू होती है। ये आपकी चाय। थैंक यू, शुक्रिया। जी हाँ। और सर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से बारिश होती है, क्योंकि गर्मी, अवशोषण और महासागर वाष्पीकरण इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के बाहर मौसम के पैटर्न बड़े पैमाने पर महासागर की धाराओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। समुद्री धाराएं, ये दिलचस्प है। और भी ऐसी जानकारियां हैं जो मेरे कार्यक्षेत्र से संबंधित हो? धाराएं एक सतत प्रवाह में समुद्र के पानी के आंदोलनों के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो बड़े पैमाने पर सतह की हवाओं द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन आंशिक रूप से तापमान और लवणता ग्रेडियंट पृथ्वी के घूमने और ज्वार से भी बनी है। प्रमुख वर्तमान प्रणालियां आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त प्रवाहित होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज वृत्ताकार पैटर्न में होती हैं सर, जो अक्सर तटरेखा का पता लगाती हैं। लेकिन रिया जी, इन महासागर धाराओं का हमारे लिए क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए, महासागर धाराएं एक कन्वेयर बेल्ट की तरह बहुत काम करती हैं। वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म पानी और वर्षा लाती हैं, और ध्रुवों से ठंडे पानी को उष्णकटिबंध में ले जाती हैं। तो रिया, आपके कहने का मतलब है कि ये जल धाराएं ही वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करती हैं। जी हाँ सर, आशा है कि मैं अपनी बात को ढंग से समझा पा रही हूँ। अरे बिल्कुल। अच्छा सर, ये महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाले सौर विकिरण के असमान वितरण का मुकाबला करने में मदद करती हैं। महासागरों की धाराओं के बिना क्षेत्रीय तापमान भूमध्य रेखा पर अधिक गर्म होगा, और ध्रुवों की तरफ बहुत ठंडा होगा, और पृथ्वी का बहुत कम हिस्सा रहने योग्य होगा। ओह, इसका मतलब ये कि महासागर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से। हेलो कैप्टन। आइए कैप्टन। अरे बैठ जाओ। रिया, मैं एक्चुअली तुम्हें ही खोज रहा था। वो क्यों सर? वो
मैं आपके साथ हमारी जो अगली योजना के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। और ये अच्छा है कि ऑफिसर भी यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी कैप्टन। खैर अब मेरी बात सुनो। मुझे जीपीआरएस से जानकारी मिली है कि आगे मौसम की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सर इसका अंदाज़ा तो मुझे पहले से ही था, क्योंकि हम अब अल नीनो के क्षेत्र में हैं। और रिया, मैं जानता हूँ ये आपका काम है, लेकिन मुझे इस महासागर से जहाज़ सुरक्षित निकालना है और जाहिर है इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। अब आप फिर से अपने चार्ट पर जाएं और हमारे लिए उपलब्ध सभी संभावित विकल्पों को चिन्हित करें। हम अपना मार्ग भी बदल सकते हैं, चिंता मत करें। यहाँ तक कि कहीं रुकने की अनुमति भी मांग सकते हैं। ठीक है कैप्टन, चार्ट मेरे साथ है। ये देखिए, ये रहा। सर जहाँ तक मेरा अनुमान है अभी हम यहाँ हैं। सिर्फ अनुमान है या एक्चुअली हम वहाँ हैं? शायद हम यहीं पर जी जी जी। तो पूर्वी प्रशांत की ओर अभी हम बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब अल नीनो इस क्षेत्र से प्रभावी होगा, इस क्षेत्र से। यहाँ जिसे मैंने लाल रंग से चिन्हित किया हुआ है। कैप्टन, बीच में बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन ये अल नीनो क्या है और आप इसके बारे में इतना चिंतित क्यों हैं? दरअसल सर, अल नीनो महासागर की कमज़ोर और गर्म धारा है जो पेरू और इक्वाडोर के तट पर दक्षिण की ओर लगभग क्रिसमस के समय बहती है। वास्तव में अल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से है और स्पेनिश में इसका अर्थ चाइल्ड क्राइस्ट है। क्योंकि प्रभाव क्रिसमस के समय पर मनाया जाता है, इसलिए इसे पसंद भी किया जाता है। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। आप मजाक कर रहे हैं ना सर? तो सर, जलवायु को संदर्भित करने के लिए अल नीनो शब्द का प्रारंभिक उल्लेख 1892 में हुआ था, जब कप्तान कैमिलो कैरेलो ने लीमा में भौगोलिक समाज कांग्रेस को बताया था कि पेरू के नाविकों ने गर्म उत्तर प्रवाह वाली वर्तमान धारा को अल नीनो का नाम दिया था। क्योंकि क्रिसमस के आसपास ये सबसे अधिक ध्यान देने योग्य था, अल नीनो अन्य मौसम की घटनाओं की तरह वास्तविक है। हाँ, एंड उदाहरण के लिए जैसे आंधी आना, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आंधी कैसे आती है, क्यों आती है, इसकी क्या स्थितियां होती हैं जो उनके आने का संकेत देती हैं। जी। जहां मौसम पूर्वानुमान मॉडल आमतौर पर स्थानों को इंगित करते हैं और एक दिन या उससे एडवांस में आंधी आने की भविष्यवाणी करते हैं। हालांकि अल नीनो के लिए हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं होती है। तो फिर कैप्टन, हम अल नीनो की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? अब रिया बताएंगे, बताइए। जी सर, एक बार अल नीनो शुरू होने के बाद अगले 6 से 9 महीनों में होने वाले विकास की भविष्यवाणी करने के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छा कौशल है, लेकिन घटना शुरू होने से पहले की भविष्यवाणी करने में हमारा कौशल कम है। अल नीनो क्यों शुरू होता है, इसके लिए कई प्रकार के सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें से किसी ने हमें अग्रिम में पूर्वानुमान बनाने में वास्तविक कौशल नहीं दिया है, जैसा कि हम आंधी के साथ कर सकते हैं। लेकिन रिया, अब ये शुरू हो गया है, इसीलिए हमें मौसम की स्थिति की भविष्यवाणी करनी होगी। जी सर, निश्चित रूप से। अब रिया, इस अल नीनो का महत्व क्या है? क्या ये खतरनाक है? सर, मध्य और पूर्व उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र के औसत तापमान के ऊपर समुद्र की सतह के गर्म होने से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिश कम होने के साथ वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलाव होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वर्षा और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का गठन बढ़ता है। करेक्ट। तो क्या हमारी भारतीय जलवायु दशा पर अल नीनो का कोई प्रभाव है? हाँ, बेशक सर। ये पाया जाता है कि जब अल नीनो होता है तो हमारे देश में मानसून कम हो जाता है, हम सूखे का सामना भी कर सकते हैं। और चक्रवातों के बारे में क्या? मुझे भी इसी बात की चिंता है। सर, पिछले 3 दशकों में किए गए शोध कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पश्चिमी प्रशांत महासागरों की सतह का पानी सामान्य से अधिक गर्म होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अल नीनो के दौरान अधिक चक्रवात आएंगे। समुद्र की सतह के तापमान और उष्णकटिबंधीय तूफान की तीव्रता के बीच एक ही कड़ी है, गर्म पानी की वजह से अधिक ऊर्जावान तूफान। हे भगवान! वास्तव में हमें मिशन के लिए देर हो चुकी थी।
हम पहले ही बेहतर तरीके से संभाल पाते जब ला नीना तूफान आया था। ला नीना? वो क्या है कैप्टन? ऑफिसर, सर, ये अल नीनो का बिल्कुल विपरीत प्रभाव है। वास्तव में ला नीना का अर्थ है अल नीनो की बहन। ओह जी, ये अल नीनो दक्षिणी दोलन का सकारात्मक चरण है और मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के औसत से कम तापमान से जुड़ा हुआ है। क्या ये अनुकूल है? हमारे लिए हाँ। ये पाया गया है कि जब भी ला नीना हुआ है मॉनसून बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये कुछ अन्य स्थानों पर सूखे का कारण भी बनता है और ये अटलांटिक में तूफान का कारण भी बन चुका है। एक बात जो आपको याद है वो ये कि ये प्रभाव मौसम के मिजाज को प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में वो अच्छे प्रभाव लाते हैं, लेकिन जाहिर है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में हम उनके बुरे प्रभाव देखते हैं। आखिरकार तापमान वृद्धि दबाव के अंतर का कारण बनती है और इससे हवाएं, तूफान, चक्रवात, बारिश आदि होती हैं। बिल्कुल ठीक कैप्टन। जब अल नीनो होता है तो गर्म पानी की धाराओं के कारण प्रशांत महासागर पर दबाव कम हो जाता है, लेकिन इसके कारण हिंद महासागर पर दबाव बढ़ जाता है। तो इस प्रभाव को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। करेक्ट। दो प्रभाव एक साथ आते हैं और इसीलिए इसे सामान्यतः एनसो प्रभाव के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है रिया। और अब इस प्रभाव पर काम करने का समय आ गया है, नहीं तो मिशन। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कैप्टन, हम जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। आशा करते हैं कि सब अच्छा ही होगा। हाँ कैप्टन, हम भरसक प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। कप्तान, अधिकारी, रुकिए कप्तान रुकिए। रिया कप्तान मदद करो कप्तान आइए। मोलू, उठो बेटा। अधिकारी रिया अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? रिया अब उठ जाओ, देखो 8 बज गए। लगता है तुम सपना देख रहे थे, है ना? दादी। अच्छा, ये रिया, अधिकारी, कप्तान, कौन है ये सब? तुम कोई क्रिकेट मैच खेल रहे थे क्या? नहीं दादी, एक बहुत बड़ा जहाज था और जहाज को बचाने के लिए कप्तान चक्रवात से लड़ रहे थे। मोलू, ये बस एक सपना था। अच्छा याद करो, तुमने कल नोहा की कहानी के बारे में क्या कहा था? दादी ये मिथक हो सकता है, लेकिन मैंने सपने में जो कुछ भी देखा है वो सच्चाई है। पानी की तेज धारा, गर्म महासागर, जलवायु परिवर्तन, अल नीनो। अच्छा ठीक है भाई मोलू, हाँ ठीक है। दादी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। सच कहूं? क्या? मुझे ना तुम्हारा सपना वाकई समझ में नहीं आया दादी। लेकिन हाँ, इतना जरूर समझ गई हूँ कि अब तुम नोहा की तरह बात कर रहे हो। दादी आप मेरे सपने का मजाक मत बनाओ। नहीं बच्चे, नहीं, बिल्कुल नहीं। दादी, मैं इंटरनेट पर इस जानकारी की जांच करूंगा, इस सब से अधिक जानने की कोशिश करूंगा और फिर आपको भी सब कुछ बताऊंगा। पक्का? हाँ पक्का बताऊंगा। जरूर ना? हाँ। मेरा प्यारा बच्चा। दादी। अंबर उमल रहा है, सात समंदर, तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 9वीं कड़ी सुन रहे थे। महासागर वायुमंडल परिवर्तनशीलता, आलेख व अनुसंधान हेमंत लागवंकर का था।
हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, वसुंधरा बोस, प्रज्ञा झा, ऋषि उन्नियाल, सुदर्शन कुमार, सुचित्रा गुप्ता और विजय नाग्याल। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से बारिश क्यों होती है? और दूसरा प्रश्न है, अल नीनो क्या है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।